हाँ, तो कक्षा अष्टम के विद्यार्थीगण, आइए अब हम पढ़ते हैं अध्याय 14 घर्षण। गाड़ियों की गति को धीमा करने या रोकने के लिए आपने वाहन चालक को ब्रेक लगाते देखा है। आप भी ब्रेक लगाकर साइकिल की गति को धीमा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने से वाहन की गति धीमी क्यों हो जाती है? केवल वाहन ही नहीं, कोई वस्तु जो किसी अन्य वस्तु की पृष्ठ पर गति कर रही होती है, उस पर बाह्य बल नहीं लगाया जाए तब भी धीरे धीरे उसकी गति धीमी हो जाती है। कुछ समय बाद वह रुक जाती है। जैसे फर्श पर लुढ़कती गेंद कुछ समय बाद रुक जाती है। जब हम गीले व चिकने फर्श पर चलते हैं तो हमें कठिनाई होती है। ठीक है। घर्षण बल। क्रियाकलाप एक, मेज पर रखी किसी पुस्तक को धीरे से ढकेलिए। आप देखेंगे कि वह कुछ दूर चलकर रुक जाती है। अब विपरीत दिशा से पुस्तक पर बल लगाइए। क्या इस बार भी पुस्तक रुक जाती है? क्या पुस्तक की गति को रोकने के लिए उस पर कोई बल लग रहा है? वह बल जो गति के लिए लगाए गए बल का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर पुस्तक को हम ढकेलते हैं मेज पर तो वह कुछ दूर बाद रुक जाता है, मतलब कोई ना कोई बल लग रहा है जिस कारण वह रुक जाता है, और वह है घर्षण बल है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि कोई बल दाईं दिशा में लगाया जाए तो घर्षण बाईं दिशा में कार्य करता है। यदि बल बाईं दिशा में लगाया जाए तो घर्षण दाईं दिशा में कार्य करता है। दोनों ही स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है, अतः घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। उपरोक्त क्रियाकलाप में घर्षण बल पुस्तक तथा मेज के पृष्ठों के मध्य कार्य करता है। क्या घर्षण बल संपर्क बल है? क्रियाकलाप में हमने देखा कि जब पुस्तक को ढकेलते हैं तो हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा बल लगाया जाता है। यह बल पेशी बल कहलाता है। मतलब हमारे शारीरिक जो बल है वह पेशी बल कहलाता है। पेशी बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। इस तरह पुस्तक तथा मेज के पृष्ठ के मध्य लगा घर्षण बल भी संपर्क बल है। कुछ बल असंपर्क बल भी होते हैं, जैसे किसी चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर लगाया गया चुंबकीय बल, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित वस्तु तथा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया स्थिर विद्युत बल, तथा पृथ्वी के द्वारा वस्तुओं पर लगाए जाने वाला आकर्षण बल, गुरुत्व बल, ये सभी बल असंपर्क बल है, क्योंकि यहाँ संपर्क में आए बिना ही बल लगता है। ठीक है। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्रियाकलाप 2, लकड़ी का पटिया, ईंट, पेंसिल, सेल, कपड़ा और रेत। किसी चिकने फर्श अथवा किसी मेज पर ईंट अथवा पुस्तकों के सहारे लकड़ी का पटिया रखकर एक आनत तल बनाइए। इसको कहते हैं आनत तल। आनत तल के किसी बिंदु ए पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कीजिए। अब किसी पेंसिल सेल को इस बिंदु से नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व यह मेज पर कितनी दूरी तय करता है, यह दूरी को नोट कीजिए। अब मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कपड़े में सिलवट न हो। अब पेंसिल सेल को पुनः बिंदु ए से नीचे लुढ़काइए। अब मेज पर रेत की पतली परत बिछाइए, इसे पुनः दोहराइए। समस्त क्रियाकलाप में आनत तल का ढलान समान रखिए। क्या प्रत्येक स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी समान है? किस स्थिति में पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी सबसे कम है? सोचिए, पेंसिल सेल द्वारा बार बार तय की गई दूरियां अलग अलग क्यों हैं? पेंसिल सेल द्वारा चली गई दूरी उस पृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है जिस पर वह चलता है। पेंसिल सेल के पृष्ठ का चिकनापन भी चली गई दूरी को प्रभावित करता है। इसके लिए आप पेंसिल सेल के पृष्ठ पर रेतमल पेपर लपेटकर भी इसको लुढ़काकर देख सकते हैं। ये पेंसिल सेल की गतिविधि का चित्र है जो पुस्तक में बताया गया है। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। दोनों पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती है। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतर बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। खुरदुरे तथा चिकने दोनों प्रकार के पृष्ठों पर सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं, किंतु खुरदुरे पृष्ठ पर ये अनियमितताएं अधिक होती है। अब आप समझ गए होंगे कि रेत पर पेंसिल सेल सबसे कम दूरी तथा मेज के चिकने तल पर सबसे अधिक दूरी क्यों तय करता है। हम जानते हैं कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाया जाता है तो घर्षण में वृद्धि होती है। इसका अनुभव जब किसी चटाई पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा हो तब खींचकर उस जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो तब खींचकर किया जा सकता है।
सोचिए, किसी भारी वक्र को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था करना आसान होगा या किसी गतिशील भारी वाष्प को उसी दिशा में सरकाना। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में लाने के लिए घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी गतिशील वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्वी घर्षण की माप होती है। जब कोई बॉक्स से सरकने लगता है तब उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं पर धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। इसलिए किसी भारी वाष्प को विराम अवस्था से गतिशील अवस्था करना कठिन तथा किसी गतिशील भारी वाष्प को उसी दिशा में सरकाना सरल होता है।